नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और खबरों की शुरुआत करेंगे हम सिर्फ 1 मिनट में आपको पूरी रिपोर्ट दिखाने के साथ। जी हां, सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन की, क्योंकि पूरी दुनिया में रूस यूक्रेन के युद्ध पर चिंता जाहिर की जा रही है और वजह है युद्ध के चलते यूक्रेन से आ रही तबाही की तस्वीरें और बढ़ता मरने वालों का आंकड़ा। लेकिन इसी बीच आस है कि युद्ध का खात्मा होगा, क्योंकि एक बार फिर से रूस और यूक्रेन टेबल टॉक के लिए आमने सामने होंगे। देखिए सिर्फ 1 मिनट में क्या कुछ रहेगा, सिर्फ 1 मिनट में। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। बढ़ रहे हैं रूसी सेना के हमले और बढ़ रहे हैं यूक्रेन के शहरों में खंडर। कहीं आग है तो कहीं देश छोड़ने के लिए बेताब लोग, जो किसी भी हाल में यूक्रेन को छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में जहां नुकसान यूक्रेन को हुआ है, तो वहीं रूस पर भी आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। अब वो दौर है जब दोनों देश युद्ध का अंत चाहते हैं, दोनों देश शांति चाहते हैं। इसी बीच आज फिर दोनों देशों के बीच बातचीत होनी है और इसी को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने रूस की मांगों के आगे झुकने का संकेत दिया। जेलेंस्की ने ये कहा है कि यूक्रेन रूस को सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार है, तटस्थ रहने को तैयार है और साथ ही साथ खुद को न्यूक्लियर फ्री भी रखेगा। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच डोनबास एक जटिल मुद्दा है, जिस पर कि यूक्रेन अब बैठकर बात करने को तैयार है। अब माना ये जा रहा है कि आज की वार्ता के बाद शांति बहाल होगी। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार हो रहा युद्ध कई देशों के लिए चिंता का विषय इस समय बना हुआ है। एक तरफ लगातार रूस और यूक्रेन टेबल वार्ता भी कर रहा है ताकि जल्द से जल्द जो हालात बने हैं उन्हें शांत किया जाए, लेकिन फिलहाल ये संभव होता नजर नहीं आ रहा है। और चलिए अब बढ़ते अगली खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे महंगाई की, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है और अब पेट्रोल डीजल खरीदना लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ 1 मिनट में देखिए कहां पहुंचे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। रोजाना बढ़ती महंगाई ने आम जन की कमर तोड़ कर रख दी है। रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों से लोग परेशान हो चुके हैं कि आखिर इस महंगाई के दौर में गुजर बसर कैसे हो। पेट्रोल डीजल की कीमतें तकरीबन हर दिन बढ़ रही हैं। हाल कुछ यूं है कि दामों में आग लग चुकी है। कुछ शहरों में तो पेट्रोल डीजल के दामों ने शतक पार कर दिया है। तो अब आपको पेट्रोल के लिए 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से खर्च करने होंगे। साथ ही डीजल के लिए 91 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से खर्च करने होंगे। वहीं मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पेट्रोल के दाम 115 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं और डीजल के दाम 99 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर तक पहुँच चुके हैं। कोलकाता की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए 109 रुपए 68 पैसे खर्च करने होंगे, तो वहीं डीजल के लिए 94 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से देने होंगे। चेन्नई की अगर बात करें तो यहाँ 105 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हो चुका है और डीजल 96 रुपए प्रति लीटर पहुँच चुका है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के पीछे जो वजह है वो है रूस और यूक्रेन में हो रहा युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती पेट्रोल और डीजल यानी कि कच्चे तेल की कीमतें। लेकिन इसी बीच लोगों को ये भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे और आम जनता को पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से हो रही महंगाई से जल्द निजात भी मिलेगी। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। बात हम करेंगे बढ़ती महंगाई की ही, क्योंकि बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस समेत सड़कों पर उतर चुकी है और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। महिला कांग्रेस ने घंटा घर तक विरोध रैली निकाली। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, क्या आरोप सरकार पर लगाए गए, देखिए सिर्फ 1 मिनट में। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र से लेकर राज्यों में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरी और बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन से महिला कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में घंटाघर तक विरोध रैली निकाली और गांधी पार्क पर धरना प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यूपीए सरकार और वर्तमान बीजेपी सरकार के समय तेल की कीमतों के अंतर को जनता के सामने रखा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने देश की जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम किया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी इजाफा कर महंगाई में बेतहाशा बढ़ती हुई है। तो उन्हें देखा होगा जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए हैं वैसे ही जो मोदी सरकार है, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसने हर चीज पे दाम बढ़ा दिए। चाहे पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम 6वीं बार आज सुबह बढ़ा है, गैस सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़े हैं, सब्जियां महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई। तो ये तो जनता के ऊपर एक लूट है।
एक तरफ महंगाई से आम जनता परेशान है तो दूसरी तरफ विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है सरकार के खिलाफ। इसीलिए कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, महंगाई को लेकर आवाज उठा रही है सरकार के खिलाफ। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई और बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज भी शामिल हुए। इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन कौन कौन से वो मुद्दे रहे और क्या था इस बैठक का एजेंडा, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय सेंटर में ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही प्रधानमंत्री अन्न योजना का जो विस्तार किया गया, उसे लेकर बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया गया। भाजपा संसदीय दल ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिसका विस्तार किया प्रधानमंत्री जी ने, उसका भाजपा संसदीय दल ने प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट किया। जो एक उद्देश्य है कि कोई भी भूखा नहीं रहे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को आदेश दिए गए कि सामाजिक न्याय के विषय में जगह जगह बूथ स्तर और मंडलीय स्तर पर बैठक की जाए। बैठकों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारने को लेकर कार्य करने का रहेगा। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक रही और बीजेपी के द्वारा चलाई गई तमाम नीतियों पर चर्चा की गई, कैसे उनका फायदा आम जनता को मिलेगा, इस पर विचार विमर्श हुआ। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि क्या वाकई उतना फायदा जनता को मिल पाएगा जितना बीजेपी सरकार की ओर से या सांसदों की ओर से, नेताओं की ओर से दावा किया जाता है। और चलिए अब इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। बात हम करेंगे यूपी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागों का बंटवारा कर दिया है। सीएम योगी ने अपने पास राजस्व, गृह और सूचना जैसे भारी भरकम मंत्रालय रखे हैं, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण विकास और ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग सौंपा गया है। 1 मिनट में देखिए किसे मिला है कौन सा विभाग। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह, नियुक्ति और अर्थ अपने पास रखे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास मंत्रालय दिया गया है। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण विभाग दिया गया है। स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्रालय मिला है। जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी जैसा अहम मंत्रालय दिया गया है। धर्मपाल को पशुधन, अरविंद शर्मा को शहरी विकास और ऊर्जा विभाग सौंपा गया है। इसी क्रम में सुरेश खन्ना को वित्त और संसदीय कार्य मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी के लिहाज से अहम गन्ना विकास और चीनी मिलों से जुड़ा मंत्रालय लक्ष्मी नारायण चौधरी को सौंपा गया है, जबकि जयवीर सिंह पर्यटन और संस्कृति मंत्री होंगे। सूर्य प्रताप शाही को कृषि शिक्षा और अनुसंधान की जिम्मेदारी दी गई है। नंदगोपाल गुप्ता नंदी को औद्योगिक विकास और भूपेंद्र चौधरी को पंचायती राज्य मंत्रालय सौंपा गया है। इसके अलावा भी अलग अलग मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, लेकिन आम जनता की उम्मीदों पर ये कितना खरा उतरता है देखना ये होगा। जिसे जोन सा विभाग मिला है उस विभाग में कैसा काम किया जाता है और आम जनता को कितना फायदा इसका मिलता है, ये देखने वाली बात है, जो कि सिर्फ और सिर्फ भविष्य बताएगा। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। समाजवादी पार्टी के एमएलसी संजय लाठर को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। अहमद हसन के निधन के बाद ये पद खाली चल रहा था और क्या कुछ रहा दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट। समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर संजय लाठर को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। हरियाणा के जींद जिले से संबंध रखने वाले डॉक्टर संजय लाठर मुलायम सिंह परिवार के बेहद खास लोगों में माने जाते हैं। अहमद हसन के निधन के बाद ये पद रिक्त चल रहा था। इस बारे में विधान परिषद के प्रमुख डॉक्टर राजेश सिंह की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि लाठर 28 मार्च से विधान परिषद में नेता विरोधी दल होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल अधिनियम के तहत उन्हें मंत्री परिषद के सदस्यों के समान वेतन, आवास, सवारी और ऐसी अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, जिनका अधिनियम में प्रावधान किया गया है। संजय लाठर का विधान परिषद सदस्य के तौर पर मौजूदा कार्यकाल 26 मई 2022 तक है। वो मनोनीत क्षेत्र से परिषद के सदस्य हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव डॉक्टर संजय लाठर पर बड़ा भरोसा करते हैं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर संजय लाठर पर बड़ा भरोसा जताते हुए नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है।
तो संजय लाठर को एक बड़ी जिम्मेदारी तो दे दी गई है, लेकिन देखना यह होगा कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे किया जाता है और सपा को इसका कितना फायदा मिलता है। और चलिए अब इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। बात करेंगे दुबई में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्रोथ समिट की। जी हां, इसका आयोजन किया गया जिसमें भारत से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे। क्या कुछ उन्होंने कहा वहां पर और कैसे भारत की विदेश नीतियों के बारे में जानकारी दी, सिर्फ 1 मिनट में देखिए इस रिपोर्ट में। दुबई में ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्रोथ समिट के दौरान एक बार फिर से भारत की नीतियां गूंज उठी हैं। भारत की विदेश नीति समेत कई मुद्दे ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्रोथ समिट के जरिए दुनिया भर के बिजनेस लीडर्स, बिजनेस टाइकून, शीर्ष निवेशकों तक पहुंची है। दुबई में आयोजित हुए समिट में भारत से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज शामिल हुए। दुबई एक्सपो में पीयूष गोयल ने बताया कि पूरी दुनिया में भारत इस समय तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत का मकसद दुनिया में स्टार्टअप के लिए सबसे पसंदीदा और पहली डेस्टिनेशन होनी चाहिए। वहीं पीयूष गोयल ने ये बात भी साफ की है, भारत रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल नहीं हो रहा है। वहीं दुबई पहुंचे हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत उद्योग और निवेश के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं भारत में विदेशी व्यापार के लिए विदेश व्यापार नीति भी लागू की गई है। मौजूदा समय में अगर बात भारत की जाए तो भारत इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा हब साबित हो सकता है और यही कोशिश फिलहाल सरकार करती नजर आ रही है, लेकिन देखना यह होगा कितना फायदा इसका भारत को मिलता है। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का और बात करेंगे नूंह में कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम और नगर निकाय चुनाव को लेकर आत्ममंथन किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, सिर्फ 1 मिनट में देखिए। हरियाणा में जल्द ही चुनावी माहौल पैदा होने वाला है। प्रदेश में नगर निगम और नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिन्हें लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी मंथन शुरू कर दिया है। नूंह में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद, पुन्हाना विधायक चौधरी मोहम्मद इलियास और साथ ही कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान चुनावों को लेकर विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा, कांग्रेस चुनावों के लिए तैयार है, लेकिन गठबंधन सरकार इससे भाग रही है। पंचायत के चुनाव भी 1.25 साल हो गए, वो भी स्थगित होते आ रहे, तो लेकिन जब भी चुनाव होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य अब्दुल हफीज जयपुरिया ने कहा, कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। नूंह में पार्टी के सभी साथियों ने अपनी अपनी राय दी है, जिसे आला कमान तक पहुंचाया जाएगा। तो निकाय चुनावों को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से हुंकार जरूर भरी जा रही है, लेकिन आम जनता किस पर भरोसा जताती है और क्या कुछ रणनीति आगे रहती है राजनीतिक दलों की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। बात करेंगे हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जहां सीएम जयराम को आराम करने की सलाह देते नजर आए, तो साथ ही अपनी सत्ता में वापसी की भी बात करते नजर आए। किस तरीके के आरोप भी यहाँ पर उन्होंने लगाए, सिर्फ 1 मिनट में देखिए। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे भले ही कांग्रेस के पक्ष में ना रहे हों, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है और सत्ता परिवर्तन को आतुर है। ये बात ऊना में पत्रकारों से रूबरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कही। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थक चुके हैं, उन्हें अब रेस्ट करना चाहिए। अग्निहोत्री के मुताबिक कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहा है और जनता के मुद्दों को उठा रहा है। हिमाचल रिमोट पर चलने वाला प्रदेश नहीं। अग्निहोत्री ने प्रदेश की जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में केवल और केवल माफियाओं का ही बोलबाला रहा है। हिमाचल प्रदेश में हर तरह का माफिया सक्रिय है और सरकार का संरक्षण माफियाओं को है। सरकार के इस माफिया राज से प्रदेश की जनता अब परेशान हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में तीसरे किसी भी विकल्प की कोई संभावना नेता प्रतिपक्ष को नजर नहीं आती। पंजाब की सत्ता कांग्रेस के हाथ से क्यों निकली, इसकी वजह भी मुकेश अग्निहोत्री ने साफ कर दी। तो चुनावी साल है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश के नेताओं की ओर से हुंकार भरी जा रही है, लेकिन इस हुंकार का कितना असर देखने को मिलेगा ये तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर का हम रुख करेंगे। भारत बंद के आह्वान पर दिन अंबाला कैंट बस अड्डे पर रोडवेज स्ट्राइक का मिला जुला असर रहा।
जीएम रोडवेज महाप्रबंधक की अगुवाई में हिमाचल, जम्मू, पंजाब, दिल्ली सहित अन्य रूटों पर बसों की सर्विस जारी रखी गई। 1 मिनट में देखिए कैसा देखने को मिला आज तक। भारत बंद के दूसरे दिन भी अंबाला कैंट बस अड्डे पर रोडवेज जीएम अश्विनी डोगरा सहित रोडवेज कर्मियों के सहयोग से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू, चंडीगढ़ सहित बद्दी में बसों का आवागमन जारी रखा गया। सुबह होते ही दूसरे दिन यात्रियों की भीड़ कम देखी गई। फिर भी अंबाला कैंट बस स्टैंड पर पुलिस और रोडवेज महाप्रबंधक की व्यवस्था की वजह से अंबाला से अलग अलग रूटों पर सुबह से ही 25 बसों को निकालने का दावा किया गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि अंबाला से चंडीगढ़ जाने वाले लोगों की ज्यादा भीड़ होती है, जिसकी वजह से हरियाणा रोडवेज ने बसों की व्यवस्था की थी और ज्यादातर रूट जो चंडीगढ़ हैं, वहां पर बसों को भेजकर भीड़ को कम करने का प्रयास किया गया। रोडवेज के महाप्रबंधक ने बताया कि इस बार सरकारी आदेश पर ड्राइवर और कंडक्टर की सेवाएं ली जा सकती हैं। उनका कहना है फिलहाल किसी भी हड़ताली यूनियन ने बसों को रोकने का प्रयास नहीं किया। भारत बंद के दूसरे दिन भी अंबाला में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखी गई। वहीं रोडवेज कर्मचारी यूनियन की केंद्रीय कमेटी ने बैठक करके नए प्लान की घोषणा की थी, लेकिन पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के चलते वो कामयाब नहीं हो पाए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर बात बंद को लेकर की जाए, आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना तो जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन से जितना बन सकता है उतनी मदद करने की कोशिश भी आम जनता की जा रही है। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। बात हम करेंगे ट्रेड यूनियन के आह्वान पर जहां कर्मचारियों ने अपनी 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर चरखी दादरी में रोडवेज पर देखने को मिला। बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा नजर आया। किस तरीके के हालात यहाँ पर दिखाई दिए, सिर्फ 1 मिनट में देखिए। ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर कर्मचारियों ने अपनी 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को जारी रखा है। दूसरे दिन भी चरखी दादरी में रोडवेज पर सन्नाटा पसरा नजर आया। कर्मचारियों ने बस अड्डा परिसर के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए चरखी दादरी से बसों को रोक कर रखा। वहीं रोडवेज के अलावा जन स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली सहित कई विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हालांकि रोडवेज अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में सुबह 5 बसों को रवाना किया। वहीं रोडवेज कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया और पूरी तरह से चक्का जाम का दावा किया। हड़ताल को हम 100% सफल मानते हैं। कल क्योंकि जो पत्रकार छायाकार बंधुओं ने जो देखा तो 90% के हड़ताल का आंकलन उन्होंने किया है। तो आज क्योंकि हमारे हड़ताल में इजाफा हुआ है और साथी इसमें शामिल हुए हैं, कल जो इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही थी वो भी बंद हुई है, तो इसलिए 100%। धन्यवाद। उन्होंने दावा किया है कि हड़ताल के दूसरे दिन बसों का पूरी तरह से चक्का जाम है। अब देखना यात्रियों को परेशानी या सरकार इनकी मांगे पूरी करती है या नहीं। अब देखना ये होगा प्रशासन की ओर से कब तक रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को मान लिया जाता है या फिर हड़ताल को लेकर आगे भी कर्मचारी कोई ऐसा फैसला सुनाते हैं जिससे कि आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की, करनाल से खबर, जहां करनाल में एक बार फिर रिश्वत का खेल सामने आया, जहां पटवारी को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, सिर्फ 1 मिनट में दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। हरियाणा में सरकारी महकमों में रिश्वतखोरी का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। घूसखोर डीटीपी तहसीलदार की गिरफ्तारी के बाद भी कुछ पटवारी रिश्वत का मुंह नहीं छोड़ रहे, लेकिन प्रशासन भी अब भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्ती से शिकंजा कस रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल विजिलेंस टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पटवारी ने विरासत का इंतकाल करवाने के एवज में 2000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। विरासत का इंतकाल करने की एवज में 2000 रुपए की डिमांड कर रहा था, जिसको आज कार्यालय से 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ी। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और टीम गठित करने के बाद उनको रेड हैंडेड 2000 रुपए के साथ तहसील इंद्री के जो ऑफिस है उसके पास इन्होंने अपना किसान भवन के पास अपना ऑफिस बना रखा था, वहां से इनको गिरफ्तार किया। विजिलेंस इंस्पेक्टर ने बताया कि सरकारी कर्मचारी अगर काम करने के एवज में रिश्वत की डिमांड करता है तो उसकी शिकायत सेक्टर 7 स्थित विजिलेंस ऑफिस में जाकर दी जा सकती है। हिमांशु नारंग, करनाल, खबरें अभी तक। तो रिश्वतखोरों के लिए प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके, और वो सफल होता भी दिखाई दे रहा है जैसा कि यहाँ पर हुआ। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। बात हम करेंगे झज्जर की, जहां झज्जर बेरी मार्ग पर भीषण सड़क दुर्घटना में एक पति और पत्नी की मौत हो जाती है। बेरू लघु सचिवालय के पास एक किनारे खड़े एक ट्रॉली से कार टकरा गई और ये पूरा हादसा हुआ। पूरी रिपोर्ट देखिए सिर्फ 1 मिनट में। झज्जर में एक भीषण सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए पीजीआई रोहतक भेजा गया। हादसा झज्जर बेरी मार्ग पर लघु सचिवालय के पास हुआ।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ढांकला गांव निवासी रणवीर सिंह अपनी पत्नी और बेटे के साथ किसी काम से चिमनी गांव की तरफ जा रहे थे। जब वो बेरी लघु सचिवालय के पास पहुंचे तो सड़क किनारे खड़े एक ट्रॉले से उनकी कार टकरा गई। इसमें वो तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को झज्जर के सामान्य अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान रणवीर ने दम तोड़ दिया। साथ ही उनकी पत्नी ने भी पीजीआई रोहतक में दम तोड़ दिया। हालांकि बेटे की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही ट्रॉला चालक के खिलाफ रॉन्ग साइड पार्किंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कि ट्रॉला चालक ने ट्रॉला को गलत तरीके से सड़क के बीच में खड़ा कर रखा था, जिसकी गलती के कारण यह एक्सीडेंट हुआ। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन देखना यह होगा कि कब तक ऐसे हादसों पर लगाम लग पाते हैं, क्योंकि अक्सर हमारी गलतियों की वजह से ये गलतियां किसी और के लिए जानलेवा साबित हो जाती है। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। बात करते हैं सोनभद्र के मेयरपुर पर बन रही रेलवे स्टेशन की, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर बन रही ओवरब्रिज की शटरिंग गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ। कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए। आनन फानन में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। सिर्फ 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। यूपी के सोनभद्र में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। दरअसल रेलवे के लिए ओवरब्रिज का काम चल रहा था और उसकी शटरिंग अचानक गिर पड़ी। इस हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। आपको बता दें कि मेयरपुर स्टेशन के लिए ये ओवरब्रिज बनाया जा रहा था और शटरिंग को सरियों से बांधा भी गया था, लेकिन अचानक ये शटरिंग गिर गई और इसके नीचे 1 दर्जन मजदूर दब गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने मदद के जरिए सभी घायलों को हिडाल्को अस्पताल तक पहुंचाया, जहां पर 4 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले में पुलिस की तरफ से भी अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल देखना यह होगा कि इस मामले में किस तरह की जांच पुलिस की तरफ से की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। लगातार सामने आ रही ऐसी खबरें ये सवाल जरूर खड़ा करती है कि क्या इस तरीके के कामों में जरूरत से ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है, क्योंकि इसी वजह से ओवरब्रिज गिर रहे हैं और लोगों की जान को नुकसान पहुंच रहा है। और चलिए बढ़ते अगली खबर का रुख करेंगे हम। जिस तरीके से आपने देखा कि राष्ट्रपति की ओर से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, उसमें हरियाणा के एक लाल का नाम भी था। कौन थे वो लाल, देखिए सिर्फ 1 मिनट में। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि जैसे विभिन्न विषयों और गतिविधियों के क्षेत्रों में दिया जाता है। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया जाता है, तो वहीं उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री दिया जाता है। पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है। इस साल कुल 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर इतिहास रच दिया था। उन्होंने गोल्ड पर कब्जा जमा लिया था। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पानीपत के रहने वाले हैं। गोल्ड जीतने के बाद उन्होंने देश के साथ साथ हरियाणा का नाम भी दुनिया में रोशन किया है। नीरज चोपड़ा एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने भारत का डंका पूरे विश्व में बजा दिया है और उसके बाद हर जगह भारत की ख्याति ही मानो हो चुकी है। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। बात हम करेंगे अंबाला की। अंबाला में नगर निगम की बजट मीटिंग का आयोजन किया गया था। अरुण हत्याकांड में नाम सम्मिलित होने के बाद रूबी सौदा को लेकर ऐसा हंगामा हुआ कि मीटिंग कुछ ही देर में रद्द करनी पड़ी। क्या हुआ मीटिंग में, देखिए सिर्फ 1 मिनट में। अरुण हत्याकांड को सुलझाने के लिए जहां परिजन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा बरपा है, तो वहीं कुछ ऐसा ही हाल नगर निगम में भी है। अरुण की हत्या के मामले में आरोपी चल रही पार्षद रूबी सौदा जैसे ही नगर निगम की बजट मीटिंग में पहुंची, वैसे ही नगर निगम में हंगामा हुआ। मीटिंग में अक्यूज्ड रूबी सौदा आई है, जिनकी अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, और मैंने इसके बारे में सारे अधिकारियों को बहुत पहले लिख के भेज दिया था। बता दें कि अरुण नाम के युवक की हत्या के मामले में पार्षद
रूबी सौदा लगभग 13 महीने से पुलिस गिरफ्त से बाहर चल रही हैं। वहीं नगर निगम के मीटिंग रद्द होने पर अंबाला शहर के बीजेपी विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लगता है कि वो एक इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, एक कॉरपोरेशन के हेड हैं, तो उनका व्यवहार भी उस नाते होना चाहिए। दल हमेशा बाद में होता है, शहर का विकास या उस इंस्टीट्यूशन की मर्यादा। तो हत्याकांड को लेकर मीटिंग में हंगामा जरूर देखने को मिला, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इस हंगामे के साथ जो जिम्मेदारियां दी गई हैं तमाम लोगों को, उस पर भी सवाल खड़ा होता है। और चलिए, जिस तरीके से आपने देखी 1 मिनट में तमाम खबरें, फिलहाल अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहे खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।